नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल जानकारी सुविधा में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए, अगर आप एक CSC BLE हैं या फिर आप अपना जनसेवा केंद्र चलाते हैं, प्राइवेट सेंटर चलाते हैं, APS का काम करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये जानकारी जो है महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज की डेट में 1 जून से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट NPIC ने आधार इनेबल पेमेंट यानी APS को लेकर करे हैं दोस्तों। तो वो क्या अपडेट है आपको जानना जरूरी है दोस्तों। तो मैं बिना समय गंवाए हुए आपको उन अपडेट के बारे में बताऊंगा दोस्तों। कुछ ऐसे अपडेट किए हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो अगर आप उन अपडेटों को फॉलो नहीं करते हैं दोस्तों तो आपका APS बंद हो सकता है और फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। तो हम दोस्तों आ चुके हैं APS पर दोस्तों। मेरा डिवाइस बेनिफिट कर रहा है। आप जैसे NPIC का जो है वो 2024 का जो अपडेट है वो पढ़ लेना एक बार दोस्तों। क्या क्या अपडेट किए हैं NPIC ने। NPIC और बैंक APS और ATM से कैश में कुछ नियम में बदलाव किए गए हैं दोस्तों। क्या क्या नियम है दोस्तों, मैं आपको सभी नियम एक एक करके यहाँ बताऊंगा। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हुए मैं आपको नियम गिनवाने चलता हूँ। सबसे पहला नियम है, सभी प्रधानमंत्री जनधन CSP खाते, मतलब जो प्रधानमंत्री जनधन खाते खुले थे उस समय, तो उस समय का जो खाता है, खाते से मासिक निकासी, मतलब एक बार में 1 महीने में एक ही बार निकासी कर सकते हो दोस्तों। इससे ज़्यादा आप APS के माध्यम से निकासी नहीं कर सकते दोस्तों। बाकी सभी सामान्य खाते जो मतलब नॉर्मल खाते हैं जो बैंक के द्वारा खोले गए थे उस समय पर जितना उनका वो था उस हिसाब से खोले गए, निकासी मासिक मतलब 4 बार। आप APS के माध्यम से जो सामान्य खाते हैं उनसे 4 बार कर सकते हैं और जो जनधन खाते हैं उनसे 1 बार ही APS के माध्यम से 1 महीने में 1 बार निकासी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एक बड़ा बदलाव है दोस्तों NPIC ने किया है, जो कि ग्राहक के लिए कुछ अधिक परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि किसी को जरूरत पड़ी बीच में तो वो नहीं ले सकता दोस्तों। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब SBI का निकासी का अधिकतम महीने की जो अधिकतम सीमा है दोस्तों 9,900 रुपये कर दी गई है। आप इससे अधिक महीने में APS के माध्यम से नहीं निकाल सकते दोस्तों। बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक का निकासी जो है एक टर्मिनल से एक ही बार होगा, मतलब एक टर्मिनल जो होता है दोस्तों APS है उससे एक ही बार होगा, मतलब सेम ही प्रोसेस है उनका और स्टेट बैंक का उनका सेम ही प्रोसेस है, मतलब आप एक ही बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक का निकासी, जो बैंक ऑफ बड़ौदा का दोस्तों BOI का जो निकासी है वो आधार इनेबल पेमेंट से ही होगा, लेकिन आप फिंगरप्रिंट या OTP के माध्यम से इनका पेमेंट नहीं निकाल सकते दोस्तों। ये एक बड़ा बदलाव है दोस्तों। इनके लिए आपको आइरिस लेनी पड़ेगी और आइरिस से ही इनका पेमेंट होगा। अगर आप APS चलाते हैं दोस्तों तो आपके लिए एक बड़ा बदलाव है, आपके लिए आइरिस लेनी जरूरी है अगर आप BOI के ट्रांजेक्शन करते हैं तो दोस्तों। किसी भी बैंक का निकासी 24 घंटे में एक ही बार कर पाएंगे दोस्तों। अगर आप किसी भी बैंक की APS माध्यम से करते हैं तो 24 घंटे में केवल एक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक अकाउंट से दोस्तों। इससे अधिक अकाउंट में आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। नंबर 6, आइरिस मशीन से निकासी पर एजेंट का सत्यापन एक बार होगा, बार बार नहीं होगा। मतलब जैसे आइरिस से अगर आप सत्यापन जो करते हैं, हम APS जो एजेंट हैं दोस्तों, APS होल्डर जो एजेंट हैं, बैंक के प्रतिनिधि हैं, तो वो अपना जो सत्यापन था फिंगरप्रिंट से जैसे करते थे, आधार से इनेबल पेमेंट से फिंगरप्रिंट से पैसे निकालने के बाद वो क्या होता था कि हमको प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर अपना फिंगर लगाना होता। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों कि अगर आप आइरिस से पेमेंट करते हैं तो आपको एक ही बार ट्रांजेक्शन का वेरीफाई करना होगा, बार बार वेरीफाई नहीं करना होगा दोस्तों। तो ये एक बड़ा बदलाव है APS को लेके। नंबर 7 दोस्तों, M-ATM से भी 24 घंटे में है। अधिकतम जो राशि है दोस्तों 10,000 से अधिक नहीं निकाल सकते आप। अगर आपको 20,000 की जरूरत है एक दिन में तो आप नहीं निकाल सकते, 2 दिन में आपको निकालना होगा। 10,000 से अधिक पेमेंट नहीं ले सकते दोस्तों। तो ये एक बड़ा बदलाव है आपके लिए। नंबर 8 जो महत्वपूर्ण बदलाव दोस्तों, पहले भी इस टॉपिक पे लेके मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पर, आप देख लेना जाके, और नहीं मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा दोस्तों। तो ये बड़ा बदलाव है। 30 जून से जो L0 डिवाइस है काम करेगा
L0 डिवाइस जो दोस्तों काम करेगा, और 1 जुलाई से, मतलब 1 जुलाई जैसे ही लग जाती है L1 डिवाइस काम करेगा। मतलब 30 जून तक, 30 जून जो है दोस्तों, जून जो चलेगा हमारा, मई चल रहा है, मई के बाद जो जून आएगा दोस्तों, 30 जून तक हमारा L0 डिवाइस काम करेगा। उसके बाद L0 डिवाइस बंद हो जाएगी दोस्तों, काम करना नहीं होगी, मतलब APS का काम उससे नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ये एक बड़ा बदलाव है। पहले भी इस टॉपिक पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है और मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है दोस्तों। तो अगर कोई भी समस्या है तो आप वीडियो देख सकते हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं, L10 कैसे पहचानेंगे, कैसे नहीं पहचानेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बनाया दोस्तों। नंबर 9, निकासी का जो समय था दोस्तों, बहुत ही चेंजेस हुए हैं इस समय के लिए। समय का जो चेंजेस था दोस्तों, बड़ा बदलाव हुआ है। पहले हम बैंकों का जो समय था उस हिसाब से काम नहीं करते थे, मतलब हम किसी भी समय ट्रांजेक्शन कर सकते थे। लेकिन अब दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, हम बैंकों के समय से ही काम करेंगे। सुबह 7 बजे से शाम को 10 बजे तक हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इससे बाद में और पहले ट्रांजेक्शन हम APS के माध्यम से नहीं कर सकते दोस्तों। ये एक बड़ा बदलाव NPIC के थ्रू हुआ है। और जो ये बड़ा बदलाव है दोस्तों, आज से लागू नहीं होने वाले हैं, आप परेशान नहीं हो। 1 जुलाई से ये सब बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं दोस्तों। तो APS जो सेंटर हैं दोस्तों, अपने ग्राहक सेवा जन सेवा केंद्र जो हैं दोस्तों, उनको एक सतर्कता बरतनी होगी। अब वो पहले जैसे काम नहीं चलेगा दोस्तों। तो अब एक नया हर किसी निकासी का रिकॉर्ड रजिस्टर में रखना होगा। ये तो बहुत जरूरी है दोस्तों, ये रखना आपके लिए अनिवार्य है। किसी भी समय कोई भी विजिट करने आपके सेंटर पर आ सकता है दोस्तों। आप एक रजिस्टर्ड जनसेवा केंद्र चलाते हैं तो आपको ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान में रखते ही अपने जनसेवा केंद्र पर दोस्तों कार्य करना चाहिए। अगर इनका उल्लंघन करते हैं तो आपको समस्या हो सकती है दोस्तों। या तो आपका जो जनसेवा केंद्र की ID है, उनका जो आपको मिला हुआ है, वो आपका सेंटर कैंसिल हो सकता है, ऊपर से बर्खास्त हो सकता है। उसके बाद आप काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों, आपकी सारी ID क्लोज कर दी जाएंगी और आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो APS की तरफ से भी आपको ब्लैकलिस्ट करने के बाद में आपको किसी भी बैंक का BC या APS नहीं मिलेगा दोस्तों, अगर NPIC ने आपको ब्लॉकलिस्ट किया तो। आप अगर APS संचालक हैं दोस्तों, APS में काम करते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं दोस्तों, तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रख करके अब आपको काम करना होगा दोस्तों। ये NPIC और आपका दोस्तों CSC का दोनों का ये निर्देश है कि हमारे जो भी CSC BLE भाई हैं उनको भी ये बातें ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। अगर इन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो हो सकता है हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाए और हमारा जो भी ID है ब्लैकलिस्ट हो जाए। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था वो था कि जो APS का जो बदलाव हुए हैं वो क्या बदलाव हुए हैं दोस्तों। एक और बड़ा बदलाव हुआ, सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, इसका भी वीडियो मैं आगे बनाने जा रहा हूं। उसका वीडियो बना के आपको अपलोड करूंगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा। क्योंकि अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप ये समझो कि हमारा APS बंद हो गया। आपको हर APS धारक को दोस्तों सर्टिफिकेट, आपको 2 सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे NPIC पोर्टल पर। अगर आप अपलोड नहीं करते हैं अपनी ID के साथ तो आपका 1 जुलाई के बाद सेंटर निरस्त हो सकता है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं। चलता हूं, अगली वीडियो मिलूंगा दोस्तों ऐसी ही जानकारी हो रही वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, राधे राधे दोस्तों।